लेक्चर 121 चैप्टर 121। टी रूम में जिस लड़की ने कमेंट किया था वह और कोई नहीं बल्कि उसकी दुश्मन श्वेता थी। उसने अपनी बाहें ऊपर उठाई। श्वेता के जैसे इंसान के लिए जितना ज्यादा आप उसे पर ध्यान देगी वह उतनी ही ज्यादा आक्रामक हो जाएगी। इसलिए ईशानी ने उसे अनदेखा करने का फैसला किया। वह पानी लेने के लिए सीधा वाटर कूलर के पास चली गई। वह उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन श्वेता ने भी कसम खाई थी कि वह ईशानी को यहाँ से जाने नहीं देगी। ईशानी, क्या तुमने मुझे तुमसे बात करते हुए नहीं सुना? क्या तुम बहरी हो गई हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी आंखें घुमाई और श्वेता की तरफ देखने के लिए उसकी तरफ पलट गई। वह धीरे से मुस्कुराई। ड्यूटी मैनेजर श्वेता, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? दरअसल मुझे लगा कि क्यों कुत्ता भौंक रहा है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनने के तुरंत बाद श्वेता के चेहरे के भाव गहरे हो गए। वह ईशानी की तरफ बढ़ गई और उसने उसे घूर कर देखा। ईशानी, क्या तुम सच में ये सोचती हो कि प्रेसिडेंट तो महारानी तुम्हें पसंद कर लिया है? तुम इस गलतफहमी में मत रहना। तुम उनके लिए सिर्फ एक खिलौना हो और कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। एक खिलौना। ईशानी धीरे से मुस्कुराए और फिर उसने अपने माथे पर आ रहे अपने बालों को अपने हाथों से कानों के पीछे किया और बोली, कितने अफसोस की बात है ना कि किसी को तो लाख कोशिश करने के बाद भी एक खिलौना बनने तक का मौका नहीं मिलता है। उद्धरण चिन्ह। श्वेता इतने गुस्से में ठीक है उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी आंखों में ईशानी के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ईशानी, तुम खुद पर इतना ज्यादा विश्वास भी मत करो। ओथिरवाइज ही विल मेक सूरे कि तुम बिल्कुल कुत्ते की मौत मरो। मैं उसका इंतजार करूंगी। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। उसने श्वेता की आंखों में वो छिपे हुए भयावह भाव नहीं देखे। ईशानी जैसे ही आगे बढ़ी तो अचानक उसके लंबे बाल पीछे से खींचे गए और वह घबराकर चिल्ला पड़ी। वो लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गई और उसके हाथ में जो कप था उसका सारा पानी उछालकर उसकी छाती पर गिर गया। गर्मियों का वक्त था इसलिए ईशानी ने काफी पतले कपड़े पहने हुए थे और कप के अंदर का पानी बहुत गर्म था। पानी गिरने की वजह से ईशानी की त्वचा इतनी जल रही थी कि उसे काफी तेज दर्द हो रहा था। दर्द के कारण उसकी भौहें आपस में जुड़ गई। ईशानी ने दर्द का विरोध किया और जिस इंसान ने उसके बाल खींचे थे उसने उसकी तरफ गुस्से में घूर कर देखा। वो श्वेता थी। सॉरी, मैंने गलती से तुम्हारे बाल पकड़ लिए थे। उद्धरण चिन्ह। श्वेता ने पाखंडी ढंग से उससे माफी मांगी, लेकिन उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थी। अचानक की रूम में एक कर्कश आवाज गूंज गई। ईशानी ने श्वेता के आत्मसंतुष्ट चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया था। थप्पड़ की वजह से श्वेता के गाल में दर्द हुआ जिस वजह से उसका हाथ अपने आप ही उसके गाल पर चला गया। जैसे ही वह ईशानी को कुछ कहने वाली थी तभी उसने ईशानी की बर्फ जैसी ठंडी आंखों देखी और वह डर गई। ईशानी की आंखों को देखते हुए उसने अपने शब्दों को दोबारा निगल लिया। श्वेता, क्या तुम चाहती हो कि मैं एक भयावह मौत मरूं? ईशानी उदास और डरावने एक्सप्रेशन के साथ उसके पास पहुंची। ईशानी को अपनी तरफ आते हुए देखकर श्वेता के कदम खुद ब खुद पीछे की तरफ बढ़ते गए। इस वक्त वह वाकई काफी ज्यादा डर गई थी। ये तुम क्या कर रही हो? उसकी आवाज डर के कारण कांप रही थी। क्या? ईशानी ने व्यंग्यपूर्ण कहा। श्वेता, ये बिल्कुल, मैं सोचा कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगी और मैं चुप रहूंगी। अगर मैं मरती हूं तो तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगी। उद्धरण चिन्ह। श्वेता ने ईशानी की ओर देखा जो इस वक्त बिल्कुल किसी शैतान की तरह भयानक लग रही थी। उसकी एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। ईशानी की तरफ देखते हुए वह डर के कारण अपने लार निगल रही थी। ईशानी के सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अपने दर्द को बर्दाश्त करने के लिए उसने कुछ गहरी सांस चली। उसने एक आखिरी बार श्वेता को घर कर देखा और वहां से चली गई। ईशानी के वहां से जाने के बाद फिर इतना कमजोर महसूस कर रही थी कि वो वही जमीन पर गिर गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अभी किसी विपत्ति से बच गई हो। सो स्कैरी, वो फुसफुसाए। नंदिनी, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। उद्धरण चिन्ह। टी रूम में से बाहर आने के बाद ईशानी सीधा नंदिनी के पास उसके डेस्क पर चली गई। क्या हुआ है? नंदिनी ने ईशानी की तरफ देखा। जब उसने उसके कपड़ों को देखा तो वह बोली, तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हो गए? उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हें रास्ते में से बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और सीधा एलिवेटर की तरफ चली गई। सॉरी मिस सोनिया, लेकिन इस वक्त मेरे पास सच में आपसे लीव मांगने का वक्त नहीं था। उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने ईशानी की तरफ देखा जो इस वक्त बिस्तर पर लेटी हुई थी और नस उसे दवा लग रही थी। उसने अपने होंठ खींची और एक पल के लिए सोचा, फिर उसने जो कुछ भी टी रूम में क्या हुआ था वह सब सोनिया को बता दिया।
मुझे लगता है कि श्वेता अब कंपनी में नहीं रहना चाहती। नंदिनी की बात सुनने के बाद सोनिया इतने गुस्से में थी कि उसने अपने पेन को मेज पर पटक दिया। मैम, छोटी काफी गंभीर थी। वह पानी उबलता हुआ था, उसे त्वचा छिल भी सकती थी। उद्धरण चिन्ह। दरअसल डॉक्टर ने कहा था कि ईशानी की स्किन थोड़ी सी जल गई है और वह कुछ दिनों तक दवा लगाने के बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर नंदिनी ने सोनिया को सब कुछ बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया होता तो श्वेता को सब कैसे मिलता जिसकी वह हकदार थी। मैं सीनियर्स को इसकी रिपोर्ट करूंगी। तुम ईशानी से कहना कि वह रिकवर होने के बाद कंपनी में आ सकती है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी से बात करने के बाद सोनिया ने कॉल कट कर दिया। नंदू, तुम काफी चालाक हो गई हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने सोनिया और नंदिनी के बीच हुई सारी बातचीत सुनी थी और उसने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ईशानी की ओर बढ़ी और असंतुष्ट होने का नाटक करते हुए उसने उसकी ओर देखा। इसे कहते हैं श्वेता के जैसी पागल लड़की से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाना। अब श्वेता को निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करने का मौका नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी मुस्कुराए और बोली, बड़ा कदम? तुमने ये कहाँ से सीखा? उद्धरण चिन्ह। दुश्मनों से नहीं पड़ते समय हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आजकल लोग दूसरों की अच्छाई का बखूबी फायदा उठा लेते हैं। जब तक हम अवसर को समझकर उसका फायदा उठाते हैं तब तक हम उन्हें उसे हद तक हरा सकते हैं जहां पर वो विरोध करने में शक्तिहीन हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी को याद आया कि उस दिन उस आदमी ने उससे क्या कहा था। उसके बारे में सोचते हुए वह एक पल के लिए वहीं खो गई थी। ईशानी ने ये सब देखा और वह बाज रह गई। उसे समझ नहीं आया कि नंदिनी इस वक्त क्या सोच रही है, इसलिए उसने उससे पूछा, नंदिनी, तुम इतनी गंभीरता के साथ किस बारे में सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की आवाज़ सुनकर नंदिनी को होश आया। ये देखकर कि ईशानी उसे दिलचस्पी के साथ देख रही थी उसने तुरंत उसे समझाया, कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रही हूँ कि मैं ये कहाँ से सीखा। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलने के तुरंत बाद उसने अपनी बेचैनी छुपाने के लिए टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठा लिया और उसे पी लिया। क्या वाकई? ईशानी ने अपनी भौहें ऊपर उठाए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी ने तुम्हें ये सिखाया हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनते ही नंदिनी को खांसी आने लगी और उसके मुंह में से सारा पानी निकालकर नीचे आ गिरा। नंदिनी की हालत देखकर ईशानी हंसने लगे। नंदू, तुम जल्दबाजी में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं सच कह रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने उदास भाव के साथ उसकी तरफ देखा और उसके शांत होने का इंतजार करने लगी। ईशानी के चुप होने के बाद वह गुस्से में बोली, क्या तुम इस बारे में ज्यादा नहीं सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। मैं ज्यादा सोच रही हूँ, ईशानी ने मासूमियत के साथ कहा। मुझे लगता है कि ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में केवल कुछ ही लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभिमान के कजिन ब्रदर, हमारे बॉस रोहित मेहरा, इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बार ईशानी की बात सुनकर नंदिनी ने अपनी ही लार गटक ली। ईशानी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नंदिनी, क्या तुम थोड़ा केयरफुल रह सकती हो? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि ईशानी बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये सब रोहित ने ही उसे बताया था। सीईओ ऑफिस में रोहित ने टेबल के सामने खड़े दो लोगों की ओर देखा। उसका चेहरा गहरा और सख्त था। उसकी पतली उंगलियां लगातार टेबल को खटखटा रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मिस श्वेता, क्या आपको इस बारे में कुछ और कहना है? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मेहरा, जैसा मिस सोनिया ने बताया वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। उद्धरण चिन्ह। अपने सामने बैठे हुए हैंडसम आदमी की तरफ देखते हुए श्वेता उसे एडमिरे करना भूल गई और उसने जल्दी से सब कुछ एक्सप्लेन किया। रोहित की भौहें ऊपर की ओर उठ गई। तो फिर सब कैसा था? उद्धरण चिन्ह। दरअसल वहां श्वेता ने अपने बगल में खड़ी हुई सोनिया की तरफ देखा और अपने आंखों में झलक रहे ठंडेपन को छुपाने के लिए उसने अपनी नजरें नीचे कर दी। मैंने गलती से मिस ईशानी को ठोकर मार दी थी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह। गलती से, रोहित ने गुस्से में कहा और उसका चेहरा और भी ज्यादा गहरा होगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मेहरा, मैंने। उद्धरण चिन्ह। श्वेता रोहित को अपनी बात समझने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन उसके आगे कुछ भी बोलने से पहले रोहित ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठा दिया। उसने सोनिया की तरफ देखा और कहा, मीडिया डिपार्टमेंट में इनकी पोजीशन संभालने के लिए किसी और को ढूंढिए और पर्सनल डिपार्टमेंट से कह दो कि उनकी सैलरी पे कर दे। उद्धरण चिन्ह। ओके सर, सोनिया ने अगर के साथ कहा। वेट अ मोमेंट, ये सुनकर कि उसे नौकरी से निकाला जाने वाला है, श्वेता चिंतित हो गई। मिस्टर मेहरा, प्लीज मेरी बात सुनिए।
जैसा आपको बताया गया है वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी लापरवाही की वजह से मुझसे गलती हो गई। रोहित ने उसकी और मजाकिया मुस्कान के साथ देखा। श्वेता, अगर तुम अपनी गलती मानने की हिम्मत करती हो तो मैं सोच भी सकता हूँ कि तुम काम से कम ईमानदार तो हो, और शायद मैं इसके लिए तुम्हें एक और मौका भी दे सकता हूँ। लेकिन तुम तो गलती करने के बाद उसे स्वीकार भी नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मेहरा, श्वेता ने जानबूझकर अपने कलीग को नुकसान पहुंचा था। स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप ऐसे एम्प्लॉइज को नहीं रख सकता है। सोनिया ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसे अस्वीकृति के साथ देखा। श्वेता की आंखों में द्वेष की एक रेखा झलक उठी। क्या सोनिया जानबूझकर उसके लिए चीज मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही थी? मिस्टर मेहरा, मैं अपनी गलती मानती हूँ। वह सब मैंने ही किया था, लेकिन वह सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं उसे वक्त बहुत गुस्से में थी। निश्चित रूप से मेरा इरादा ईशानी को चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह। उसने इसे केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि रोहित ने अभी उसे एक मौका देने के बारे में कहा था। वह जानती थी कि उसके लिए क्या अच्छा है और वह अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी। सब रोहित ने उसकी बात सुनी तो वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। अगर अब तुमने अपनी गलती मान ही ली है तो मैं तुम्हें एक मौका दे देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। श्वेता बहुत खुश नजर आ रही थी और सोनिया उतनी ही चिंतित थी। मिस्टर मेहरा, आप। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रोहित ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। फिर उसने कहा, मिस सोनिया, श्वेता की जगह लेने के लिए मीडिया डिपार्टमेंट में किसी और को चुने। श्वेता नौकरी पर रहेगी लेकिन उससे उसकी पोजीशन छीन ली जाएगी। वह अब से मीडिया डिपार्टमेंट में डिप्टी मैनेजर नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। रोहित की बात सुनकर श्वेता का चमकता चेहरा एक पल में ठिठक गया। रोहित ने आगे कहा, अब से वह सिर्फ एक साधारण एंटरटेनमेंट रिपोर्टर है। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 122। श्वेता की सच्चाई को भूल करने के बाद रोहित ने उसे नौकरी से निकलने का फैसला बदल लिया था। लेकिन उसने साथ ही सोनिया से कहा कि अब श्वेता डिप्टी मैनेजर भी नहीं रहेगी। वह अब कंपनी के अंदर सिर्फ एक साधारण एंटरटेनमेंट रिपोर्टर की तरह काम करेगी। हालांकि सोनिया को यह समझ नहीं आया कि रोहित ने श्वेता को कंपनी में क्यों रहने दिया। लेकिन जब उसने सुना कि रोहित ने उसे उसके पोजीशन से हटा दिया है तो वह ये देखकर काफी खुश थी। मिस्टर मेहरा, मीडिया डिपार्टमेंट में नंदिनी कुछ सालों से कंपनी में है। उसके वर्क एथिक काफी अच्छे हैं और वह काफी दयाल भी है। पिछले सालों में उसने काफी अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि डिप्टी मैनेजर की पोजीशन संभालने के लिए वह बिल्कुल क्वालिफाई है। वह इस पोजीशन को काफी अच्छे से संभाल सकती है। उद्धरण चिन्ह। सोनिया के शब्दों से नंदिनी के प्रति उसका प्यार बिल्कुल भी नहीं छुपा। संगत का असर तो जरूर होता है। जब ईशानी इतनी स्मार्ट और इतनी अच्छी थी तो भला उसके दोस्त बुरे कैसे हो सकते थे। ईशानी के साथ साथ नंदिनी की वर्किंग स्किल भी काफी अच्छी थी। वो लड़की। रोहित ने अपनी भौहें उठाए और से हिलाया। यह फैसला आपका है। उसे पोजीशन पर कौन होगा इसका फैसला आप पर निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मेहरा, मैं इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। श्वेता इन सभी चीजों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। अगर अब वह डिप्टी मैनेजर के रूप में अपनी पोजीशन को देती है तो ईशानी उससे एक लेवल ऊपर रहेगी। और अभी तक श्वेता ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसका बदला वह उसे जरूर लेंगे। ऐसा होने से ईशानी निश्चित रूप से उसे भविष्य में कठिन समय देगी। वह ईशानी से कमतर होने के बजाय कंपनी से फायर होना पसंद करेगी। रोहित ने गहरी आवाज में कहा, यह तुम्हारी गलतियों की सजा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन। उद्धरण चिन्ह। श्वेता कुछ और भी कहना चाहती थी लेकिन सोनिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। श्वेता, मिस्टर मेहरा ने तुम्हें एक मौका दिया है, और अगर तुम इस मौके की कदर नहीं करती हो तो तुम स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप छोड़कर जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। सोनिया के सीरियस और ठंडे भावों वाले चेहरे को देखकर श्वेता अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। छोड़कर जा सकती हूँ, श्वेता ने मन ही मन व्यंग्य किया। सोनिया और ईशानी दोनों उससे छुटकारा पाने के लिए काफी उत्सुक होगी, और श्वेता उन दोनों को संतुष्टि नहीं दे सकती थी। इन सभी चीजों के बारे में सोते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपनी अनिच्छा और आक्रोश को दबा लिया। उसने अपने होठों पर एक झूठी मुस्कुराहट में बिखेरने की पूरी कोशिश की। फिर उसने नीचे देखते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा, थैंक यू मिस्टर मेहरा, मैं इस मौके का पूरा लाभ उठाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। गुड। रोहित संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और फिर उसने उन्हें वापस उनके काम पर भेज दिया। उन लोगों के वहां से जाने के तुरंत बाद रोहित ने अपना फोन उठाया और ईशानी के पास कॉल लगा दिया।
हेलो, उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से जो आवाज आई थी वह काफी ठंडी और शांत थी, लेकिन वह आवाज ईशानी की नहीं थी। आवाज सुनने के बाद रोहित एक पल के लिए हैरान रह गया। नंदिनी, उद्धरण चिन्ह। ईशानी अभी आराम कर रही है। अगर काफी जरूरी काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की आवाज अभी भी पहले की ही जैसी ठंडी और सख्ती थी। उसकी आवाज में गर्माहट का कोई निशान नहीं था। बेब, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? उद्धरण चिन्ह। रोहित ने मंद मंद मुस्कुरा कर कहा। उन दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी पसर गई थी। रोहित को ऐसा लगा जैसे नंदिनी ने कॉल कट कर दिया हो। उसने तुरंत फोन अपने कान पर से हटाकर उसकी स्क्रीन की तरफ देखा। नंदिनी अभी भी कॉल पर थी। उसने फोन को दोबारा अपने कान पर लगाया और धीमी आवाज में बोला, बेब। रोहित, तुम बेब कह के किसे बुला रहे हो? उद्धरण चिन्ह। फोन की दूसरी तरफ से आ रही आवाज अचानक बदल गई थी। आवाज शुरू कर रोहित इतना घबरा गया था कि उसने लगभग फोन रख ही दिया था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम इतनी शैतान कब से होगी भला? रोहित काफी धीमी आवाज में बुदबुदाया। ईशानी को उसकी बात क्लियरली सुनाई नहीं दी थी। रोहित, क्योंकि तुम किसी से बातें किए जा रहे हो। क्या तुमने अभी किसी को शैतान कहा? उद्धरण चिन्ह। नहीं, कुछ नहीं। रोहित ने उस पसीने को पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, और फिर उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, ईशानी, अब तुम कैसी हो? उद्धरण चिन्ह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गर्म पानी की वजह से स्किन जरा सी जल गई है बस। उद्धरण चिन्ह। क्या वह ज्यादा सीरियस है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, बस स्किन थोड़ी झुलस गई है और उसके आसपास थोड़ी जलन है। थोड़े दिनों तक दवाई लगाने से मैं ठीक हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। क्या उसका कोई निशान रहेगा? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने कहा है कि कोई निशान रहने के चांसेस काफी कम है। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने जब सुना कि ईशानी को उसे चोट का कोई निशान नहीं पड़ेगा तो उसने एक राहत की लंबी सांस ली। यह उतना बुरा भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मुझे डर है कि अब अभिमान मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वह जरूर मेरे पीछे आ जाएगा। अब तो मुझे भगवान ही उसे बचा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने एक रुखी हंसी हंसते हुए कहा। यह उसकी गलती थी कि ईशानी को कंपनी में इस तरह के खतरे का सामना करना पड़ा। वह इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहरने के लिए भी तैयार था। ईशानी और श्वेता के बीच झगड़ा रोहित को लेकर ही हुआ था। अगर ईशानी को उसे घाव की वजह से कोई भी निशान रह जाता तो अभिमान उसे जिंदा गाड़ देता। ये देखते हुए कि अभिमान उसे बिल्कुल किसी गेम दिखा जाने की तरह संजोग कर रखता है, तो इसकी काफी ज्यादा संभावना थी कि वह इसके लिए रोहित को आसानी से नहीं जाने देता। रोहित की बात सुनकर ईशानी धीरे से हंसी और उसने कहा, डरो मत, मैं सब संभाल लूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी। रोहित को काफी राहत मिली थी। तुम फिक्र मत करो, बी गुड। ईशानी की आवाज काफी रिलैक्स और खुशी से भरी हुई थी। वह जानती थी कि इन सब में रोहित की कोई भी गलती नहीं है, तो वह अभिमान को उसके ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं उतारने देती। उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, तुमने श्वेता के साथ क्या किया? उद्धरण चिन्ह। जब बिजनेस की बात आई तो रोहित के चेहरे के भाव बदल गए और उसने ईशानी को श्वेता के बारे में सब कुछ बताया। उसकी कंपनी से बाहर ना निकलकर तुमने काफी अच्छा फैसला किया है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर रोहित को कहीं ना कहीं काफी राहत मिली थी। वह जानता था कि उसने बिल्कुल सही फैसला किया था, इसलिए उसने उसका क्रेडिट लेते हुए कहा, ईशानी, यह फैसला लेने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में काफी सोचा था। उद्धरण चिन्ह। रियली? सच बताओ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को सब कुछ बताने के लिए रोहित और भी ज्यादा उत्सुक था। श्वेता को नौकरी से निकले मेरे लिए बहुत आसान काम है, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो वह तुम्हारे साथ अन्याय होगा। उद्धरण चिन्ह। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वह मेरे साथ अन्याय होगा? उद्धरण चिन्ह। इस बारे में अच्छे से सोचो। उसकी कंपनी से निकाल देना उसके लिए काफी अच्छा होगा। कंपनी से निकाल दिए जाने के बाद वह अपने लिए काम करने के लिए दूसरी कंपनी ढूंढेंगी और वहां काम करने लगेगी। तो हम उससे कोई अच्छी और रियल पोजीशन दिए बिना इसी कंपनी में क्यों न रखें? अब तुम्हारी पोजीशन उससे ऊंची है, तो अब तुम उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने जो सोचा था वह ईशानी के विचारों से ज्यादा अलग नहीं था। ईशानी ने भी यही महसूस किया था कि श्वेता को नौकरी से निकलना उसके लिए बहुत अच्छा था। श्वेता की जैसे स्कीमिंग इंसान को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता था। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद तुम दोबारा काम पर आ सकती हो। तब तक मैं तुम्हारे लिए श्वेता का ध्यान रख लूंगा।
उद्धरण चिन्ह। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। योर वेलकम भाभी। उद्धरण चिन्ह। वेल, क्या तुम अभी भी अपनी बेब से बात करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। अचानक से कुछ गिर गया था। ईशानी की बात सुनने के बाद रोहित ने गलती से टेबल पर रखी हुई बुक को नीचे जमीन पर गिरा दिया था, और वहीं दूसरी तरफ किसी ने दरवाजे की चौखट पर टक्कर मार दी थी। नंदिनी, जो ईशानी के लिए पानी लेने के लिए जा रही थी, उसने बेब शब्द सुना जो वह दरवाजे पर पहुंची और दरवाजे की चौखट से टकरा गई। ईशानी ने अपने होठों को मोड़ लिया और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान की झलक दिखाई दी। टेबल पर पानी रखकर नंदिनी ने अपना दुखता हुआ माथा रगड़ा और ईशानी के पास चली गई। मिस्टर मेहरा ने तुमसे क्या कहा? नंदिनी ने पूछा। ईशानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दिलचस्पी के कुछ भाव नजर आ रहे थे। नंदिनी, क्या तुम इस बात की फिक्र हो रही है कि रोहित ने मुझे क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी आश्चर्य के साथ ईशानी को देखा। मुझे उसकी परवाह क्यों होगी? मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरे कहने का मतलब था कि मिस्टर मेहरा ने श्वेता के साथ क्या किया। मैं तुमसे उसे बारे में पूछ रही थी। उद्धरण चिन्ह। ओह, तो ऐसी बात है। ईशानी ने अपनी भौहें ऊपर उठे और मुस्कुराई। वह नंदिनी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने टॉपिक बदल दिया। डिप्टी मैनेजर की पोजीशन से श्वेता को हटा दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि ईशानी ने रोहित के बारे में और कोई बातचीत करनी जारी नहीं रखी, नंदिनी ने एक राहत की सांस ली। जब उसने सुना कि श्वेता को डिप्टी मैनेजर की पोजीशन से हटा दिया गया है तो वह तुरंत काफी खुश और एक्साइटेड हो गई। क्या वाकई? ये देखकर कि वह कितनी उत्साहित थी, ईशानी हंसने और अपना सर हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। अब देखते हैं कि वह कंपनी में पहले की तरह अपनी मनमानी कैसे जारी रखती है। उद्धरण चिन्ह। जब भी कभी नंदिनी सोचती थी कि डिप्टी मैनेजर के रूप में श्वेता ईशानी को किस तरह धमकाया करती थी, तो उसे काफी गुस्सा आता था। हालांकि अंततः ये खबर सुनकर उन्हें काफी राहत मिली। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अच्छी खबर है। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने हैरानगी और असमंजस के साथ ईशानी की ओर देखा। श्वेता की पोजीशन अब तुम संभालने जा रही हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर नंदिनी आश्चर्यचकित थी। काफी लंबे समय तक तो वह ठीक ही नहीं हुई। ईशानी ने अपनी भौहें चढ़ा ली और नंदिनी के सामने अपना हाथ लहराया। क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। अचानक ही नंदिनी की चीख निकल गई। उसने उत्सुकता के साथ ईशानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ईशी, मैं डिप्टी मैनेजर बनूंगी। मुझे तो अभी तक इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी का रिएक्शन देखकर ईशानी की आंखें घूम गई। उसने अपना हाथ नंदिनी के हाथों में से खींच लिया और अपनी आंखें घुमा ली। क्या तुम्हारा कोई एम्बिशंस नहीं है? तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? अभी तुम सिर्फ डिप्टी मैनेजर बनी हो। अगर कल को तुम जनरल मैनेजर बन गई तो क्या तुम पागल हो जाओगी? उद्धरण चिन्ह। उफ, तुम समझ नहीं रही हो ईशानी। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक छोटी सी रिपोर्टर बनकर ही रहूंगी। मैंने कभी डिप्टी मैनेजर बनने का सपना तक नहीं देखा था, और मैनेजर बनने के बारे में तो मैंने कभी भूलकर भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे साथ कभी इतना अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे अपनी किस्मत पर सबसे ज्यादा यकीन है, वह मेरे साथ कुछ अच्छा होने ही नहीं दे सकती। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद नंदिनी मूर्खतापूर्वक हंसती रही, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर ईशानी थोड़ा दुखी हो गई थी। पागल लड़की, यू आर आउटस्टैंडिंग। तुम्हें खुद पर यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है। एक दिन तुम्हें वह सब मिलेगा इसके बारे में तुम सोचना भी नहीं चाहती हो। ईशानी ने प्यार से उसके सर को सहलाया। नंदिनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। पता नहीं, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं आता है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी नंदिनी की तरफ देखकर थी वैसे मुस्कुरा दी और आगे उसने कुछ भी नहीं कहा। जब 123 चैप्टर 123। ईशानी से बात करने के तुरंत बाद रोहित ने अभिमान के पास कॉल लगा दिया था। बोलो। उद्धरण चिन्ह। अपनी बातों को हमेशा कम शब्दों में कहना अभिमान का एक गुण था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रोहित की आवाज में सावधानी झलक रही थी। फोन के दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी पसली हुई थी, और यह खामोशी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डरावनी और भयावह थी। रोहित ने अपनी लार निगल ली और धीरे से कहा, अभी ईशानी को कुछ हो गया है। उद्धरण चिन्ह। क्या? अभिमान के इस एक शब्द में काफी ठंडापन झलक रहा था। उसकी आवाज सुनकर रोहित की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। अचानक उसकी इच्छा हुई कि वह फोन रख दे, लेकिन अगर उसने अभी उसे सब कुछ नहीं बताया तो उसका परिणाम निश्चित रूप से और भी ज्यादा भयानक होगा।
अब अभिमान को सब कुछ बताओ या ना बताओ, रोहित को सजा मिलना तय थी। तो देर से जल्दी बेहतर होगी। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए उसने अपने दांत पीसकर बिना किसी संदेह के अभिमान को सब कुछ बता दिया। रोहित की बात पूरी करने के साथ ही बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। रोहित के चेहरे के भाव काफी बदल गए थे। वह निश्चित रूप से इससे बच नहीं सकता था। काफी देर बाद फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी और ठंडी आवाज आई। साउथ अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता रोहित बीच में ही बोला, तुम्हारे लिए इतनी दूर किसी जगह पर जाना ठीक नहीं होगा। बेहतर होगा कि अगर तुम यहीं रुको और ईशानी के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताओ। तुम्हारी जगह मैं वहां चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, रोहित तुरंत रोना चाहता था। एक रिपोर्ट तैयार करना याद रखना और जब वापस आओ तो उसे मुझे सौंप देना। एक रिपोर्ट। रोहित न केवल रोना चाहता था बल्कि मरना भी चाहता था। अभिमान को हमेशा अपर हैंड मिलता था। क्यों? क्या एक बड़े भाई होने के नाते उसे हर स्थिति में उससे प्यार नहीं करना चाहिए था? जैसे ही रोहित मन ही मन विलाप कर रहा था, अभियान ने शांति के साथ आगे कहा, जहां तक दादाजी की बात है, मैं उनसे निपटने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। रोहित ने एक आह भरी। उसके दादाजी सिर्फ अभियान की बात सुनते थे तो अपनी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वह अभिमान के ऊपर निर्भर हो सकता था। यही कारण था कि वह हमेशा अभिमान की प्रशंसा और सम्मान करता था। ये जानकर कि ईशानी को चोट लगी है, अभिमान काम छोड़कर जल्दी घर चला गया। घर आकर उसने अपने बेडरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला तो उसने देखा कि ईशानी बेड पर लेटी हुई है। वह बेड के पास गया और उसने अपनी नजरें की झुकाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें ईशानी के शांत और खूबसूरत चेहरे पर जाकर ठहर गई। उसकी आंखें ईशानी के लिए प्यार से भरी हुई थी। फिर उसने उसकी गर्दन और नीचे की तरफ देखा। ईशानी की टी शर्ट का कलर थोड़ा नीचे था, इसलिए उसे उसकी छाती पर लाल निशान दिखाई दे रहा था। ईशानी को जरूर उसमें काफी दर्द हो रहा होगा, ये सोचते ही उसका तड़प उठा। उसकी भौहें सिकुड़ गई, उसकी आंखें उसके लिए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाला था उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मोड़ ली। वह उसे दर्द पहुंचाने से डरता था। ईशानी को नींद में और स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन इस वक्त वह अपने घर में थी, तो कोई उसकी ओर क्यों देखेगा। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक परिचित आकृति देखी। मान। बिना ये सोचे कि वह कौन था, वो बोल उठी। ईशानी कभी कभार अभिमान को मान कहकर पुकारती थी। उसकी आवाज सुनकर अभिमान ने अपनी नज़र उसके सीने से हटा लिया और उसकी तरफ देखा। मैं ही हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। क्या उसे इस वक्त अपने काम पर नहीं होना चाहिए था? ईशानी उठकर बैठ गई और अभिमान ने एक तकिया लेकर उसके पीछे रख दिया। उसकी नज़र फिर से उसके सीने पर लगे घाव पर पड़ी और उसने शांति से कहा, तुम्हें देखने के लिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी नज़र को देखते हुए उसने अपनी भौहें उठाए और कहा, रोहित ने तुम्हें बताया? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ईशानी के सवाल का कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में स्नेह साफ झलक रहा था। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक मामूली सी चोट है, ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है अभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। इसका रंग काफी गहरा लाल है। क्या तुम्हें बाकी यह लगता है कि यह हल्की सी खरोच है? अभिमान ने अपनी भौहें चढ़ा ली। हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी करने के बाद अभिमान ईशानी को अपनी बाहों में उठते ही वाला था। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईशानी ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया और वह बेबी के साथ मुस्कुराई। मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये हल्की सी जलन है, लेकिन दवा लगाने के बाद मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये देख करके उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। ईशानी ने धीरे से आह भरी। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और सीधा उसकी आंखों में देखने लगी। उसने अपने होंठ भेज और बदबदाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना खाना है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने प्यार से उसे देखा। वह जानता था कि ईशानी नहीं चाहती कि वह ज्यादा चिंता करे और उसने जानबूझकर टॉपिक बदल दिया था। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें खाने में क्या खाना है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोली, कुछ नॉर्मल लाइक दाल चावल। उद्धरण चिन्ह। वेट। उसने उसके बालों में अपना हाथ फिराया और उसके बाद वह घूमा और कमरे से बाहर चला गया। अभिमान को कमरे से बाहर जाते हुए देखकर ईशानी नहीं रहता कि सांस ली। उसके चेहरे पर एक प्यारी और खुशी भरी मुस्कान उभारी।
ईशानी को चोट लगने की बात सुनने के बाद वह अपना काम छोड़कर उसे देखने के लिए वापस आ गया था। निश्चित रूप से वह उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता है, लेकिन ईशानी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अभिमान के काम पर कोई भी असर पड़े। उसने अपने होंठ काटे और एक फैसला ले लिया। रात के खाने के समय वह उससे इस बारे में बात करना चाहती थी। अगर कोई आदमी आपके लिए खाना पकता है तो इसका मतलब कि वो वाकई आपसे काफ़ी प्यार करता है। ईशानी खामोशी के साथ डाइनिंग रूम में खड़ी हुई थी। उसकी नज़रें अभिमान के लंबे शरीर के ऊपर थी जो इस वक्त किचन में बिजी था। उसकी आंखें प्यार और कोमलता से भरी हुई थी। अभिमान ने चम्मच में दाल उठाए और उसका स्वाद चखा। फिर उसने दाल को काफ़ी आराम से बर्तनों में डाल दिया। उसकी यह सभी नॉर्मल मूवमेंट्स भी उसकी आंखों में इतनी आकर्षक थी कि वह उससे अपनी आंखें हटाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शायद इसलिए कि अभिमान को अपने ऊपर किसी की निगाहें महसूस हुई, वह अचानक पीछे मुड़ गया। उसने ईशानी को अपनी तरफ घूरते हुए पकड़ लिया था। अभिमान की इस तरह अचानक मुड़ जाने की वजह से ईशानी को अपनी नज़रें इधर उधर घूमने का मौका भी नहीं मिला। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। बहुत देर बाद उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान उभर गई। अभिमान की गहरी काली आंखें स्नेह से भरी हुई थी। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम फ्रिज में दूध है, मैं तुम्हारे लिए उसे गर्म कर देता हूँ, तो मुझे पहले थोड़ा पी सकती हो। उद्धरण चिन्ह। ओके। ईशानी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। अभिमान ने फ्रिज में से दूध निकाला और उसे गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया और वही ईशानी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। गर्म होने के बाद अभिमान ने एक गिलास में डालकर उसे दूध दे दिया और दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गया। ईशानी दूध पीते हुए किचन में काम कर रहे अभिमान को लगातार देखती रही। दाल में तड़का लगाने के बाद पूरे हॉल में उसकी खुशबू बह रही थी, जो काफ़ी आकर्षक और अच्छी थी। ईशानी अब और इंतजार नहीं कर सकती थी, तो उस डाइनिंग टेबल पर रखकर वह उठी और सीधा किचन में चली गई। अभिमान ने पलटकर धीरे से पूछा, क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपना सर हाँ में हिलाया। हाँ, दाल की खुशबू बहुत अच्छी है, मैं इसे बोल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। अभिमान हंसा, फिर उसने पलटकर अलमारी में से दाल और चावल डालने के लिए बर्तन निकाल लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डाल देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओके ओके। ईशानी ने तुरंत अपनी गर्दन हिलाई। उसका खाने के लिए इतना उत्सुक होने का तरीका काफी आकर्षक था। अभिमान ने उसकी ओर गौर से देखा। उसकी आशा भरी निगाहों के साथ उसने एक कटोरा में उसके लिए दाल और चावल मिक्स किया और उसे डाइनिंग रूम में ले गया। ईशानी ने एक कुर्सी पीछे खींची और उस पर बैठ गई। उसने चम्मच उठकर खाना खाना शुरू कर दिया। ध्यान से, अभिमान ने उसे प्यार से वार्न करते हुए कहा। वो उसे देखकर मधुरता से मुस्कुराए। आई नो। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने एक चम्मच में दालों चावल उठाए और उसे फूंक मारते हुए अपने मुंह में डाल लिया। पहले बाइट लेने के साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही सेकंड उसने अपनी आंखें चौड़ी की और अभिमान की तरफ देखते हुए हम सब किया, ये बहुत टेस्टी है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान के होठों पर फीकी मुस्कान तैर गई। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें खाना पसंद आया, उसने कहा। मुझे ये पसंद नहीं आया, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अपनी बात को साबित करने के लिए ईशानी काफ़ी उत्सुक लग रही थी, इसलिए उसने एक पूरा चम्मच उठाया और उसे अपने मुंह में डाल दिया। लेकिन इस बार वह उसे पर फूंक मारना भूल गई और तुरंत वह जोर से चिल्लाई, आराम से खाओ। उद्धरण चिन्ह। अभिमान के चेहरे के भाव बिगड़ गए और उसने धीरे से उसे डांटा। ईशानी शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराए। उसके बाद उसने धीरे धीरे खाना खाया। ईशानी को खाते हुए देखकर अभिमान अपने लिए भी खाना ले आया और उसके सामने आकर बैठ गया। वो दोनों अब बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। ईशानी ने धीरे से उसकी तरफ देखा और मधुबन आह भरी। अभिमान बिल्कुल परफेक्ट था। उसके हर एक मुंह काफी ग्रेसफुल और खूबसूरत होते थे। उसे देखना भी एक तरह का आनंद ही था। अभिमान ने जब अपनी नज़र ऊपर उठाकर देखा तो पाया कि ईशानी उसे ही देख रही थी। ये देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने चम्मच नीचे रखी और अपना सिर ऊपर उठकर उसने ईशानी को प्यार से देखा। ये दूसरी बार जब तुम मुझे इस तरीके से घूर रही हो। उद्धरण चिन्ह। जब ईशानी ने उसकी गहरी और सुखद आवाज़ सुनी तो वह तुरंत होश में आ गई और उसने उसकी मुस्कुराती हुई आंखों का सामना किया। फिर उसे एहसास हुआ कि अभी उसने उसे क्या कहा था। शर्मिंदगी के कारण उसके गाल और कान दोनों लाल हो गए। उसे काफी अजीब लग रहा था, मानो वो उसके आर पार देख सकता हो। क्या तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं हो? उद्धरण चिन्ह। वो बुदबुदाई। क्या? अभिमान ने उसकी बात स्पष्ट रूप से नहीं सुनी थी। ईशानी नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि वह उसकी दीवानी हो चुकी है,
इसलिए उसने तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए कहा, तुमने खाना काफी टेस्टी बनाया है। उद्धरण चिन्ह। मैं जानता हूँ। वो धीरे से मुस्कुराया। ईशानी के पास खाने के लिए शब्द नहीं थे। ईशानी ने अपनी चम्मच में चावल उठा और उन्हें खा लिया। वो काफी झिझक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात कैसे शुरू करे। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? उसे इस तरह झिझकते हुए देखकर अभिमान थोड़ा सा घबरा गया था। दरअसल मैं। ईशानी ने अपने होंठ बिछे और आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचा, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम अपना काम छोड़ो। आज भी तुम्हें सिर्फ मेरी वजह से इतनी जल्दी घर आना पड़ा। आई नो कि तुम्हें पूरी कंपनी संभाल नहीं होती है, अगर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, और उसके ऊपर अब तुम्हें मुझे भी संभालना होता है। पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी कभी एक चीज ट्रैक पर चलती नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ लफड़ा हो ही जाता है, और अगेन मेरी वजह से तुम्हारा काम पर काफी असर करता है। उद्धरण चिन्ह। जब 124 चैप्टर 124। ईशानी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। जब उसने बिल्डिंग से बाहर आते हुए इंसान को देखा तो उसने जल्दी से खिड़की नीचे कर दी। उसने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए अपना हाथ हिलाया। नंदू, हम यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। जब नंदिनी ने ये सुना, उसने अपनी नजरें घुमाए और कुछ दूरी पर खड़ी हुई एक जीप की तरफ देखा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और आगे बढ़ गई। शिवानी, तुम फिर से जीप क्यों चला रही हो? नंदिनी ने जीप के अंदर बैठते ही उससे पूछा। क्योंकि मुझे ये चलाना पसंद है। ड्राइवर सीट पर बैठी हुई शिवानी ने मुड़कर नंदिनी की तरफ देखा और मीठी मुस्कुराहट के साथ उसको जवाब दिया। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसी गाड़ियां चलाना पसंद क्यों करती हो जो अधिकतर लड़के चलाना पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। शिवानी के जैसी लड़कियां अधिकतर नहीं और थोड़ी ब्राइट कलर की कार चलना पसंद करती थी। अधिकतर उन लोगों के पास स्पोर्ट्स कार होती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवानी के पास काले रंग की जीप थी। नंदिनी, तुम हमेशा शिवी की कार देखकर उसकी शिकायत मत किया करो। ईशानी की ओर देखा। तुम जानती हो ना कि शिवानी के पेरेंट्स शोल्डर थे। वह शुरुआत से ही लड़कियों की तरह नहीं रही है। जिस उम्र में हम लोग गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करते थे, वहाँ ये क्रिकेट खेलती थी। तो इसके लिए इस तरीके की कार का पसंद होना काफी नॉर्मल है। उद्धरण चिन्ह। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। ईशानी मुझे बेहतर समझती है। शिवानी ने ईशानी को गले लगाने के लिए अपना हाथ उठाया और फिर शिकायत करते हुए विनम्र लहजे में बोली, ईशानी, नंदिनी हमेशा मुझे धमकाती रहती है। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते हुए शिवानी नंदिनी को ध्यान से देख रही थी। उसकी इस हरकत पर नंदिनी हंसी बिना नहीं रह सकी। ठीक है भाई, मैं आगे से तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी, खासकर तुम्हारी कार को लेकर तो कुछ नहीं कहने वाली अब मैं, ताकि तुम दोबारा ईशानी को यह न कह सको कि मैं तुम्हें धमकाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे इन दोनों हमारा एक साथ इकट्ठा होना काफी मुश्किल हो गया है, और अभी हम काफी टाइम बाद मिले हैं, तो अब हम क्या खाने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। सब कुछ ठीक ही रहेगा। शिवानी ने अपने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा, मैं भी सब कुछ खा लूंगी। मैं खाने के मामले में नखरेबाज नहीं हूँ। नंदिनी का जवाब भी शिवानी के जवाब से मिलते जुलता था। ईशानी ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और धीरे से आह भरी, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। उद्धरण चिन्ह। शिवानी और नंदिनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने एक साथ कहा, चलो आज हम गोभी के पराठे, दही और अचार के साथ खाते हैं। उसके बाद हम आखिर में एक कप मसालेदार चाय भी पी लेंगे। उद्धरण चिन्ह। ईशानी मुस्कुराए और बोली, ठीक है, ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ हंस पड़ी। हम अभी भी एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। शिवानी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, बिल्कुल, हम लोग इतने सालों से एक साथ हैं। नंदिनी ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा। ईशानी मुस्कुराए और उसने कुछ नहीं कहा। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे नंदिनी कुछ सोच रही हो। उसने चिंता के साथ ईशानी की तरफ देखा और पूछा, ईशी, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। उद्धरण चिन्ह। शिवानी, जो ड्राइविंग पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, ने उन दोनों की बातचीत सुनी और कंफ्यूजन के साथ उन दोनों की ओर देखने लगी। उसने पूछा, क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ? तुम दोनों किस बारे में बात कर? उद्धरण चिन्ह। क्या तुमने शिवानी को उस बारे में नहीं बताया है? नंदिनी ने आश्चर्य के साथ पूछा। नहीं, ईशानी ने अपना सिर हिलाया। मुझे क्या छुपा रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। जब उन लोगों ने रेड ट्रैफिक लाइट देखी
तो शिवानी ने गाड़ी रोक दी और स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ रखकर बगल में झुक गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई थी, जिससे सतर्कता का भाव प्रकट हो रहा था। नंदिनी ने ईशानी की ओर देखा और धीरे से कहा, ईशानी को कल कंपनी में परेशान किया गया था। उद्धरण चिन्ह। परेशान। ये सुनकर कि उसकी अच्छी दोस्त को परेशान किया गया है, शिवानी के चेहरे के भाव बदल गए। बोलते बोलते उसकी आवाज ऊंची हो गई। हाँ, और ऐसा करने वाली श्वेता थी। उसने जानबूझकर ईशानी के बाल खींचे और उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया। उद्धरण चिन्ह। ईशी, अब तुम कैसी हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि उसे चोट लगी है, शिवानी चिंतित हो गई और उसने पूछने की जल्दी की। ईशानी ने धीरे से जवाब दिया, कुछ भी सीरियस नहीं है, मुझे बस हल्की सी चोट लगी है। मैं सच में पहले से काफी बेहतर हूँ। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है कि यह सिर्फ हल्की सी जलन है। हालांकि शिवानी का चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखें ठंडक से भर गई। मैं निश्चित रूप से उसे कामिनी श्वेता को नहीं जाने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? वह अब जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बन गई है। उद्धरण चिन्ह। जनरल मैनेजर की असिस्टेंट? ईशानी, जो कंपनी में काम करने नहीं गई थी, को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो जब उसने ये सुन तो वह कुछ हद तक शब्द रह गई। हाँ, वह अब जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बन चुकी है। सुनने में आ रहा है कि जेसिका ने सीधे श्वेता को अपनी साइड ट्रांसफर कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे जेसिका और श्वेता एक साथ मिलकर ईशानी को परेशान करना चाहती है। शिवानी ने भौंहें चढ़ा ली। श्वेता कनिका की काफी अच्छी दोस्त है, तो जेसिका का उसकी मदद करना स्वाभाविक है। वैसे भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को ये बात सुनकर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ था। ईशानी, अब श्वेता तुम्हारे साथ और भी टेरिबल चीजें कर सकती है। तुम्हें अब ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। नंदिनी ने चिंता के साथ ईशानी की तरफ देखा। मैं जानती हूँ। अपने दोस्तों के चिंता भरे चेहरे का सामना करते हुए ईशानी मुस्कुराए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोली, तुम दोनों चिंता मत करो। मैं जेसिका से भी नहीं डरती हूँ, तो श्वेता का तो सवाल ही नहीं उठता। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। जिसे शनि को मैं जानती हूँ वह बुरे लोगों से नहीं डरती है। इसके अलावा अभिमान राजवंश में तुम्हारी रक्षा के लिए मौजूद है। तुम्हें जेसिका से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमान के लिए उसके जैसे 10 लोगों से निपटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी और ईशानी शिवानी की बात सुनकर खुश थे। तो अभी तुम उन दोनों पागल लोगों के बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाने के लिए लेकर चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शिवानी ने कहा ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई। उसने तुरंत एक्सीलेटर पर रखा। उसकी काली जीप आगे बढ़ी और बाकी सब कारों के बीच मिलकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। मुंबई शहर की यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट वह जगह थी जहां उन लोगों ने अपनी जिंदगी के 4 साल एक साथ बिताए थे। इस जगह उन लोगों ने काफी अच्छी यादें बनाई थी, लेकिन वह अच्छी यादें ताज़ा करने के लिए सही दिन नहीं लग रहा था। जैसे ही उन लोगों ने नमन और माया को रेस्टोरेंट के अंदर देखा, तो ईशानी के दिमाग में एक वाक्य आ गया। इस छोटी सी दुनिया में दुश्मनों का मिलना तय था। कितनी खराब किस्मत है हमारी। मुझे आज बाहर नहीं आना चाहिए था। शिवानी ने हमेशा की तरह सीधे तौर पर अपनी किस्मत को जिम्मेदार ठहराया। नंदिनी ने भी तुरंत अपना रिएक्शन दिया। उसने अपना फोन उठाया और कुछ तस्वीरें ले ली। मुझे इस महीने की हेडलाइन मिल गई। नंदिनी ने खुशी से उन तस्वीरों को देखते हुए कहा, लेकिन अचानक से एक हाथ आगे बढ़ा और उसने उसका फोन छीन लिया। इससे पहले कि नंदिनी कुछ रिएक्ट कर पाती, उसने देखा कि उसे आदमी की उंगलियां उसके फोन की स्क्रीन पर लगातार चल रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? नंदिनी तुरंत उसके पास आई और उसने अपना फोन वापस छीनना चाहा। नंदिनी को अपने पास आते हुए देखकर वह आदमी थोड़ा दूर चला गया ताकि नंदिनी उसे अपना फोन न छीन पाए। उसे आदमी के पास आते हुए नंदिनी जमीन पर गिरने ही वाली थी। नंदिनी, ईशानी और शिवानी एक ही समय में चिल्लाए। नंदिनी ने खुद को जमीन के करीब आते हुए देखा और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जैसे ही उसने सोचा कि उसका गाल फर्श को छूने वाला है, उसकी कमर को किसी ने पकड़ लिया। उसे आदमी ने नंदिनी को अपनी बाहों में भर लिया था। नंदिनी को एक काफी अच्छी खुशबू आई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के तुरंत बाद ही उसकी मुलाकात एक जोड़ी ठंडी आंखों से हुई। एक पल के लिए वह शब्द रह गई। जब उसे आदमी ने उसे स्थिर खड़े रहने में मदद की तो नंदिनी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब उसने शिवानी की आवाज़ सुनी तो उसे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ था। थैंक यू सो मच, तुमने नंदिनी की मदद की। उद्धरण चिन्ह।
हालांकि वह उसे धन्यवाद दे रही थी, लेकिन शिवानी ने यह बात बिना किसी एक्सप्रेशन की कही थी। नंदिनी को बचाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने उसका फोन छीना था। अगर वह नंदिनी की मदद नहीं करता तो अभी तक नंदिनी गिर चुकी होती। हालांकि शिवानी काफी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। अगर सही समय पर उसे आदमी ने नंदिनी की मदद नहीं की होती तो गिरने के कारण नंदिनी को गाल और नाक पर काफी ज्यादा चोट लगती। उसे आदमी ने नंदिनी का फोन उसे वापस दे दिया और कहा, यह मेरा काम है। अगर मेरी वजह से आपको कोई चोट लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। उसे आदमी की आवाज बिल्कुल साफ और ठंडी थी, लेकिन उसे आवाज को सुनकर काफी अच्छा लग रहा था। नगरी ने अपना से नीचे किया और उसे आदमी के हाथ की तरफ देखा। उसका हाथ काफी बड़ा था, उसने अपने नाखूनों को काटकर साफ किया हुआ था। उसका हाथ काफी खूबसूरत था। नंदिनी ने धीरे धीरे उसे आदमी की ओर देखा और फिर उसकी आंखें उसके चेहरे पर आकर रुक गई। वह दृढ़ निश्चय और काफी हैंडसम लग रहा था। उसे आदमी ने धीरे से उनकी तरफ अपना सिर हिलाया और फिर वहां से प्राइवेट रूम की तरफ चला गया। नंदिनी ने अपना सर घूमकर उसकी ओर देखा तो पाया कि वह दरवाजा बंद कर रहा था। उसने उसे आदमी की ओर देखा और इस वक्त उन दोनों की निगाहें आपस में मिल गई। वह दोनों एक दूसरे को तब तक चुपचाप देखते रहे जब तक कि दरवाजा बंद नहीं हो गया। दरवाजा बंद होने के बाद में एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। वह आदमी माया का बॉडीगार्ड लग रहा था। ईशानी ने भौंहें चढ़ा ली और उस प्राइवेट रूम की ओर देखा जो पहले से ही बंद था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। शिवानी ने भी उसे प्राइवेट रूम की तरफ देखा और फिर नंदिनी की तरफ देखने लगी। नंदू, तुम ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने देखा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। वेल, उस आदमी ने सही इस वक्त पर तुम्हें बचा लिया। ईशानी मुस्कुराए और बोली, हम तीनों भूखे हैं और अब हमें खाना चाहिए। हमें कुछ लोगों की वजह से अपने इस वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने उन तीनों के लिए सीट ढूंढने की जिम्मेदारी उठाई और फिर उन्हें बुलाया, इधर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी मुस्कुराए और आगे बढ़ गई, जबकि नंदिनी उनकी ओर चलने से पहले उसे प्राइवेट रूम की ओर देखने के लिए मुड़ी। नमन, क्या तुम आज मुझे यहाँ किसी और इरादे के लिए लेकर आए हो? माया ने मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठे हुए आदमी की तरफ देखा। नमन ने भी उसकी तरफ देखा। उसके बाद उसने अपने हाथ में पड़ी हुई चम्मच को नीचे रख दिया और एक सौम्य मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमने मुझे ऐसा क्यों पूछा? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 125। ईशानी अभिमान से कुछ कहना चाहती थी लेकिन वह काफी झिझक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात कैसे शुरू करे। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? उसे इस तरह झिझकते हुए देखकर अभिमान थोड़ा सा घबरा गया था। दरअसल मैं। ईशानी ने अपने होंठ बिछे और आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचा, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम अपना काम छोड़ो। आज भी तुम्हें सिर्फ मेरी वजह से इतनी जल्दी घर आना पड़ा। आई नो कि तुम्हें पूरी कंपनी संभाल नहीं होती है, अगर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, और उसके ऊपर अब तुम्हें मुझे भी संभालना होता है। पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी कभी एक चीज ट्रैक पर चलती नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ लफड़ा हो ही जाता है, और अगेन मेरी वजह से तुम्हारा काम पर काफी असर करता है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर अभिमान ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, मैंने अपना काम छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। क्या तुमने ऐसा नहीं किया? तुम्हें इस वक्त अपनी कंपनी में होना चाहिए था, लेकिन अभी तुम यहाँ मेरे साथ खाना बना रहे हो और खा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की आंखों में इतने निराश भाव देखकर अभिमान धीरे से हंसते हुए कहा, ईशानी, मैं कंपनी का एम्प्लॉय नहीं मालिक हूँ। कंपनी के हर बड़े से बड़े डिसीजन लेने का हक मेरे पास है, लेकिन उसको यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ मुझे ही हैंडल करना होगा। अगर इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी मुझे इतना सारा काम करना पड़े तो भला मैं अतुल और अपने बाकी असिस्टेंट को क्यों हायर करता? उद्धरण चिन्ह। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी बात का विरोध कैसे करे, इसलिए वह केवल धीरे से आह भर सकती थी और उसने आगे कुछ नहीं कहा। ईशानी, उसने धीरे से उसे पुकारा। ईशानी ने अपनी नजरें उठाकर सीधा उसकी आंखों में देखा। अभिमान मुस्कुरा दिया, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ना भी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और वह इंसान हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं जिंदगी में सबसे जरूरी तुम हो। मेरा काम तुम्हारे बाद आता है, तुमसे पहले नहीं। उद्धरण चिन्ह। तुम मेरी पत्नी हो और वह इंसान जिसे मैं प्यार करता हूँ। ये सुनकर ईशानी की आंखें गीली हो गई।
ईशानी ने अपने होंठ काटे। उसकी बात सुनकर वह काफी हैरान थी। उसे यकीन था कि उसने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे और बहुत सारे आशीर्वाद जमा किए होंगे ताकि वह इस जन्म में उससे मिल सके। ईशानी की खूबसूरत आंखें चमक रही थी। अभी मैं सच में बहुत खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। भला उसके जैसे पति पाने के बाद कोई औरत दुखी कैसे हो सकती है। आई लव यू टू, ईशानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ जब श्वेता ने सोचा कि अब उसकी पोजीशन ईशानी से कम है, तो वह हर करने को तैयार नहीं थी। वह निश्चित रूप से ईशानी को संतुष्टि नहीं दे सकती थी। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोते हुए उसने अपने सपोर्ट सिस्टम यानी कि कनिका से मदद लेने के बारे में सोचा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने ईशानी के खिलाफ साजिश की और तुमने अपनी ही पोजीशन को दी। उद्धरण चिन्ह। श्वेता की पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ देर खामोश रहने के बाद कनिका ने उससे कहा, हाँ कनिका, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस वक्त कंपनी के अंदर ईशानी कितनी गर्व भरी है। कंपनी में हर कोई उसे मिस्टर मेहरा की गर्लफ्रेंड का कर पुकार रहा है। उद्धरण चिन्ह। इस बारे में जिक्र करते हुए श्वेता ने अपनी जलन नहीं छुपाई और नफरत के साथ अपने दांत पीस लिए। ईशानी के अंदर ऐसा भी क्या था जो मिस्टर मेहरा ने उसे न चुनकर ईशानी को चुना था। भला वह उसके प्यार में क्यों पड़ गए थे। गर्लफ्रेंड, कनिका ने व्यंग्य किया। मैं वास्तव में इस ईशानी को काफी काम आता था। वह रोहित के जैसे आदमी के साथ संबंध बनाने में भी सक्षम है। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में त्रिपाठी परिवार और वह दोनों ही रोहित और पूरे मेहरा परिवार के प्रति काफी सतर्क थे। लेकिन अब ईशानी ने उनके साथ रिश्ते बना लिए थे और हो सकता है कि ईशानी ने ही उन्हें त्रिपाठी परिवार से निपटने के लिए उकसाया हो। कनिका को काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि उसे नमन और जैसिका को इसके बारे में बताना होगा और देखना होगा कि वह ईशानी से कैसे निपटना चाहते हैं। चेतन पता नहीं था कि क्या हो रहा है और वह थोड़ा घबरा गई। कनिका, तुम क्या सोच रही हो। उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं, कनिका ने अपनी गर्दन हिलाई। मैं जेसिका से इस बारे में बात करूंगी। देखते हैं वह हमारी मदद करने के लिए क्या करती है। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू सो मच कनिका। जब श्वेता नहीं सुना कि जेसिका उनकी मदद करेगी तो वह काफी खुश महसूस कर रही थी। इस तरह से उसे ईशानी से डरने की भी कोई जरूरत नहीं थी। किसी के सामने इसका जिक्र मत करना। आखिरकार मुझे अभी भी स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के अंदर पढ़ने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों का रिश्ता काफी करीबी है, लेकिन असल में तो वह दोनों ही एक दूसरे का इस्तेमाल कर रही थी। जलने के कारण निशानी कुछ दिनों से छुट्टी पड़ती है। छुट्टियां मिलना उसके लिए काफी अच्छी बात थी, लेकिन इन छुट्टियों की कीमत उसे अच्छी खासी चुकानी पड़ी थी। उसे अपनी इन छुट्टियों को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए था। इसीलिए उसने शिवानी से कहीं बाहर जाने के लिए पूछा था। जब से शिवानी बाहर आई थी, वो रैली ही कहीं बाहर घूमने के लिए गए थे। अंततः ईशानी अपनी छुट्टियों का फायदा उठाकर शिवानी से मिल ही ली। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने लापरवाही के साथ अपना बैग बगल की कुर्सी पर फेंक दिया और ईशानी के सामने आकर बैठ गई। ईशानी ने एक नजर दया के साथ उसके बैग को देखा और फिर अपना सिर हिलाया। शिवी, तुम्हें सच में पैसों की परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शिवानी, जो भी पानी पी रही थी, ने ईशानी की बातें सुनी और उसने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ा ली। फिर उसने उससे पूछा, और तुमने ऐसा क्यों कहा। उद्धरण चिन्ह। तुम खुद ही देख लो। ईशानी ने कुर्सी पर पड़े हुए बाग की ओर देखा। ये लिमिटेड एडिशन है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन फिर भी इसे नहीं खरीद सकते। उसके बावजूद भी तुम इसे संभाल कर नहीं रखती हो। उद्धरण चिन्ह। अगर जनरली बात की जाए तो इंटरनेशनल ब्रांड के लिमिटेड एडिशन वाले बैग कलेक्शन के लिए काफी वैल्यूएबल थे। हालांकि शिवानी ने उसे लापरवाही से फेंक दिया था। अगर वह बैग जरा सा भी टूट जाता तो उसकी वैल्यू कम हो जाती। प्लीज, शिवानी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम अब मिसेज राजवंश हो। तुम्हारा पति मेरे पूरे खानदान से भी ज्यादा अमीर है, तो अब तुम ऐसे ख्यालात मत रखो। अगर बैग टूट भी गया तो हम नया खरीद लेंगे। वैसे भी हमारे पास पैसों की कोई कमी थोड़ी है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस शिवानी, तुम कुछ ज्यादा ही अमीर और रूड हो, लेकिन मेरे ख्याल तभी पहले के जैसे हैं। मैं तुमसे काफी अलग हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम पागल हो चुकी हो। पैसों के मामले में मैं तुम्हारे पति से ज्यादा गरीब हूँ, और रही बात रूड होने की तो। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने अजीब भाव के साथ अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसमें मैं तुम्हारे पति का मुकाबला भी नहीं कर सकती। आखिरकार
मैं तुम्हारे साथ उसी तरह से व्यवहार नहीं कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले ईशानी को शिवानी के बाद कुछ खास समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसकी और स्पष्ट मुस्कान देखकर ईशानी को शिवानी के शब्दों का मतलब समझ गया। डैम शिवी, तुम्हारे दिमाग में इतने गंदे ख्याल कब से आने लगे? ईशानी ने उसकी तरफ उपेक्षा के साथ देखा। शिवानी ने मासूमियत के साथ कहा, मेरे ख्याल गंदे क्यों हैं? तुमने मेरी बात को समझा है? उद्धरण चिन्ह। शिवानी के चेहरे के भाव देखकर ईशानी जोर जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। इसी बीच शिवानी में उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही थी। कैफे में पियानो की मधुर धुन गूंज रही थी। वे दोनों खिड़की के पास बैठ गए और खुशी से बातें करते रहे। खिड़की के बाहर आसमान नीला था और सूरज चमक रहा था। बाहर धीमी धीमी हवा चल रही थी। जिस समय ईशानी अपनी छुट्टियों का मजा ले रही थी, इस वक्त स्पेशल एंटरटेनमेंट के अंदर काफी सारे पर्सोनल चेंज हो गए थे। श्वेता, जिसे अब ऑफिशियली डिप्टी मैनेजर की पोजीशन से हटा दिया गया था, अब वह जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बन चुकी थी। अब न केवल ईशानी और नंदिनी को उसका सम्मान करने की जरूरत थी, बल्कि अब सोनिया को भी ऐसा ही करना पड़ता। एक जैसे लोग हमेशा एक साथ ही रहते हैं। जिसने भी कहा है सच ही कहा है, नंदिनी ने गुस्से में कहा। श्वेता, तुम्हें फ्यूचर में हमारी रक्षा करनी होगी। मुझे डर है कि अगर तुम चली गई तो बाकी सब लोग हमें काफी परेशान करेंगे। उद्धरण चिन्ह। जिस इंसान ने यह बात कही थी उसने जानबूझकर नंदिनी की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने अपनी आंखें घुमा ली। वे लोग अपने आप को क्या समझते थे? वह इतने भी जरूरी नहीं थे कि ईशानी और वह उनके लिए अपना समय बर्बाद करें। तुम चिंता मत करो, मैं यही हूँ और मेरे रहते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। श्वेता ने अपना सामान पैक किया और किसी ने तुरंत श्वेता को उसका सूटकेस उठाने में मदद की। श्वेता इस वक्त उन लड़कियों से गिरी हुई थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। ये देखते हुए वह बिल्कुल किसी गर्व भरी हुई इंसान की तरह नंदिनी के पास चली गई। नंदिनी के सामने खड़ी होकर उसने अपनी बाजुओं को मोड़कर अपनी छाती के चारों ओर रखा और मजाकिया मुस्कान के साथ उसे पर अपनी नजर डाली। कुछ लोग सोचते हैं कि जब वह डिप्टी मैनेजर बन जाते हैं तो वह दुनिया के टॉप पर होते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर वह अपनी औकात याद रखें, वरना इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर शर्मिंदगी ज्यादा महसूस होगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहते हुए शैतान ने जानबूझकर अपने घुंघराले बालों को अपने हाथों से पीछे की तरफ झटक दिया। नंदिनी नक्षत्र की तरफ देखा और मजाक करते हुए बोली, असिस्टेंट श्वेता, अपनी बातों को अपने तक सीमित रखें। उद्धरण चिन्ह। फिर नंदिनी उठ खड़ी हुई और उसने बाकी लोगों को ठंडी नजरों के साथ देखा। अंत में उसने श्वेता के आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखा और मुस्कुरा दी। खुद पर इतना घमंड मत करो, कल को तुम्हारे साथ क्या हो जाए इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। बार दोबारा हार कर तुम ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करोगी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात सुनकर श्वेता के चेहरे के भाव बदल गए। उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और नंदिनी को नफरत के साथ देखने लगी। नंदिनी, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है तो तुम्हारे बारे में ज्यादा अच्छा मत सोचो। तुम सिर्फ एक डिप्टी मैनेजर हो और श्वेता अब जनरल मैनेजर की असिस्टेंट है, जो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। उद्धरण चिन्ह। श्वेता की चमचिया उसके लिए खड़ी हो गई, जिसे देखकर नंदिनी हैरान थी। वह विश्वास के साथ कह सकती थी कि इस साल उन लोगों की संख्या में बढ़ावा हुआ था जिनका मेंटल प्रॉब्लम थी। नंदिनी ठंडी नजरों के साथ उसे इंसान की तरफ देखा और बोली, जल्दी करो, अपने दोस्त को गले लगाओ। मुझे डर है कि भविष्य में तुम ऐसे करने का मौका नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ ही नंदिनी उनकी क्रोधित और अनिश्चुप निगाहों को इग्नोर करते हुए वहां से चली गई। बस इंतजार करो और देखो। श्वेता ने मन ही मन नंदिनी और ईशानी के लिए परेशानियां पैदा करने का वादा किया। जब नंदिनी काफी दूर चली गई तो श्वेता ने उसे घूर कर देखा। ईशानी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। जब उसने बिल्डिंग से बाहर आते हुए इंसान को देखा तो उसने जल्दी से खिड़की नीचे कर दी। उसने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए अपना हाथ हिलाया।